Hey guys, welcome back to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss one of the disease, uh, rabies. So in this lecture we are going to discuss about rabies. That what is rabies? So our objectives of today's lecture is define rabies, the causes of rabies, and what are the sign and symptom of rabies that we are going to identify the patient and what are the risk factors associated with it, and discuss the management of rabies and the role of community health nurse in prevention and control of rabies. So first we are going to understand that what is rabies, what is the disease. Rabies जो है ये एक contagious fatal viral disease है dogs की. Basically rabies is the disease of dogs and is a contagious mean easily spread हो जाती है ये disease and fatal है, life threatening disease है dogs की और कुछ other mammals की. That causes madness and convulsion transmissible through the saliva to human. जो कि कॉज करता है मैडनेस एंड कन्वर्जन, यानी कि इसकी वजह से जो डॉग्स या मैमल्स जो होते हैं जिनको डिजीज हो जाती है वो मैड हो जाते हैं, उन्हें कन्वर्जन्स होते हैं और ये फिर ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमन थ्रू देयर सलाइवा के जरिए से. ओके इनके सलाइवा से ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है. एंड सलाइवा किस तरह ट्रांसमिट होगा? थ्रू लिक के जरिए से, बाइटिंग के जरिए से. एंड the most important point is rabies is also called hydrophobia. Hydro means water and phobia means having fear of something. So fear of water is called hydrophobia. Hydrophobia rabies का एक associated main component है associated with rabies कि इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, fear of water होता है and किस वजह से fear of water होता है? The reason behind this is कि rabies के जो patient होते हैं जिनको ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है जिन ह्यूमन बींग्स को, तो वो जब वाटर जो है वो पीते हैं, यानी कि वाटर टेक करते हैं तो वाटर को स्वॉलो करते वक्त उनकी जो नेक मसल्स होते हैं या जो नेक मसल्स होते हैं या लैरिंग्स जो होता है, तो ये क्या होता है कि वहाँ पे स्पाज्म कॉज होता है इस स्पाज्म की वजह से जो उनके नेक मसल्स की स्पाज्म होती है जिसकी वजह से वो स्वॉलो नहीं कर पाते तो इसलिए उन्हें फेयर ऑफ वाटर हो जाता है कि उन्हें फेयर होता है कि अगर हम जब भी पानी पिएंगे देन कॉज करेगा, स्पाज्म होगा, मसल स्पाज्म होगा उन्हें और वो स्वॉलो नहीं हो पाएगा. So this that's why we called it hydrophobia. Then agent associated with the rabies is Lassa virus type 1. Lassa virus type 1 is the virus of rabies. ओके ट्रांसमिशन ऑफ रैबीज जो ह्यूमंस जो है वो किस तरह होती है? बाइट से ज़्यादातर होता है. 95% जो ट्रांसमिशन है वो बाइट के ज़रिए से होती है 95%. जैसे कि डॉग्स वगैरह अक्सर बाइट कर लेते हैं, कैट्स बाइट कर लेती हैं. ओके देन स्क्रैचेस, स्क्रैच के ज़रिए से अगर नोच लिया, उनके नाखून लग गए हैं और वहाँ पे वूंड बन गया है. लिक से हो सकता है कि अगर वो लिक कर दे, अगर किसी का इन्फेक्टेड पहले से ही किसी को कट लगा है, वूंड है, स्प्रेड है, स्किन मतलब स्किन जो है वो एक्सपोज है सो उसको उस वहाँ पे अगर उस एनिमल ने, इन्फेक्टेड एनिमल ने लिक कर लिया तो क्या होगा कि ये वायरस उसके मुंह से सलाइवा के जरिए से ट्रांसमिट हो सकता है. So this is basically a zoonotic disease, means disease of the animals and of warm blooded animals की होती है, like dog, cat, skunk and bats, wolves वगैरह की होती है. इनसे ट्रांसमिट होती है टू ह्यूमंस को. कॉजेज इसके क्या है? कॉज क्या है कि कॉज करता है रैबीज इन्फेक्शन हो जाता है रैबीज वायरस की वजह से. द वायरस स्प्रेड थ्रू द सलाइवा, इन्फेक्टेड एनिमल्स की सलाइवा की से ये स्प्रेड होती है. इन्फेक्टेड एनिमल कैन स्प्रेड द वायरस को स्प्रेड करते हैं बाय बाइटिंग अनदर एनिमल और अ पर्सन. इन्फेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं ये स्प्रेड करते हैं वायरस को दूसरे एनिमल्स को, या बाइट करते हैं उन्हें भी हो सकता है, या फिर किसी ह्यूमन को बाइट कर दिया उन्हें भी हो सकता है.
रेयर केसेस में रैबीज जो है ये स्प्रेड होता है थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा के जरिए से भी। मोस्टली ये 95% बाइटिंग से स्प्रेड होता है। इन वेरी रेयर केसेस ये सलाइवा से स्प्रेड हो सकता है। किसी का ओपन वुंड है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको अगर लिक कर लिया है या फिर आईज या माउथ में वो सलाइवा चला गया है, सो इससे भी इन्फेक्टेड हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि वो क्लिनिकल साइन सिम्टम जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे रेबीज के पेशेंट को। तो फर्स्ट सिम्टम जो होता है रेबीज का वो सिमिलर होता है, फ्लू की तरह होता है, यानी कि कुछ डेज तक फ्लू की तरह सिम्टम्स होते हैं। देन बाद में फिर मैडनेस एंड कन्वल्जन्स आते हैं। लैटेंट साइन सिम्टम में फीवर होता है, हेडेक, nausea एंड वॉमिटिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट। देन एजिटेशन होती है, एंजाइटी होती है, कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैडनेस होती है एंड एक्चुअली अफेक्ट करता है ब्रेन को। हाइपर एक्टिविटी होती है, यानी कि कन्वल्जन्स होते हैं, उन्हें सीजर्स होते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन होती है and fear brought on by attempt to drink fluid because of difficulty। उन्हें हाइड्रोफोबिया होता है, fear of drinking water because difficulty होती है ना स्वारिंग में, आप स्पाजम होते हैं, उनके मसल स्पाजम होने लग जाता है जैसे ही वो वाटर लेते हैं। इंसोम्निया होता है एंड यानी कि लेक ऑफ स्लीप होता है। पार्शियल पैरालिसिस हो सकती है इसमें बिकॉज स्पाजम होता है मसल। एंड डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे रैबीज का, हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से कि अगर उन्हें किसी एनिमल के कांटेक्ट में वो आया है, उसका सलाइवा उसके कांटेक्ट में आ गया है, बाइट किया किसी एनिमल में, स्क्रैच किया है, तो हमने हिस्ट्री लेना है। साइन सिम्टम हम देखेंगे जो हमारे पास एंजाइटी, कंफ्यूजन, फीवर ये सारे थे। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम एंटीजन डिटेक्शन करते हैं बाय इम्यून फ्लोरेसेंस से, यानी कि स्किन बायोप्सी करते हैं जहाँ पे उन्हें बाइट किया है या कट लगा है, तो वहाँ से हम जो है कुछ वहाँ का जो पीस होता है स्किन का वो हम लेके उसकी बायोप्सी करते हैं, क्लिनिकल माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं, तब हमें पता चलता है। एंड वायरस आइसोलेशन करते हैं, सलाइवा एंड अदर सिक्रीशन जो होते हैं उससे अगर हम उसके माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करें तो वायरस जो है वो आइडेंटिफाई या डिटेक्ट हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पर्सन जो होता है वो एट रिस्क होता है कि उसे इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज हो जाता है। सो अगर वो किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे रेबीज बहुत कॉमन होता है किसी कंट्री में, तो अगर वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे चांस है ज़्यादा कि रेबीज हो सकता है। एक्टिविटीज लाइक वो ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है जिनको रेबीज हो सकता है ज़्यादातर, जैसे कि डॉग कैट्स वगैरह हो गए, या फिर वो ऐसे केव्स में जाता है जहाँ पे बैट्स वगैरह होती हैं ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रहे होते हैं, या फिर वो कैंपिंग ऐसे करते हैं जहाँ पे उन्होंने या फिर कैंपिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने सही प्रिकॉशन नहीं लिए होते वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए, उन पे अगर कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर ले और उसे रेबीज हो, सो ये ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर वो वर्क कर रहा है एज ए वेटरिनेरियन, यानी कि वेटरिनेरियन के तौर पे अगर वो काम करे। वेटरिनेरियन हम कहते हैं उन लोगों को जो कि मतलब डॉग्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं इनकी देखभाल करते हैं। सो अगर वो एज अ ये काम कर रहे हैं तो भी उन्हें ज़्यादा चांस होता है क्योंकि वो मोस्टली ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं एनिमल्स के साथ। या फिर अगर वो रैबीज लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं विद रैबीज वायरस के साथ, उन्हें तब भी हो सकता है अगर वो उनके कांटेक्ट में आ जाए उसकी सलाइवा के साथ। वुंड्स जो होते हैं टू द हेड और नेक, अगर वुंड हेड या नेक पे है और वहाँ पे रैबीज वायरस अगर कांटेक्ट में आ गया है किसी भी जो है किसी भी तरीके से वो उसके कांटेक्ट में आ गया है, देन ये इजीली ब्रेन तक पहुंच सकता है। एंड जो ब्रेन के सिम्टम्स हैं, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा जल्दी अपेयर हो जाएंगी, यानी कि मैडनेस, कन्वर्जन वगैरह जो है ये चीज़ें ज़्यादा क्विकली जो है वो साइन सिम्टम शो होंगे। अ डीप बाइट और स्क्रैच फ्रॉम एन एनिमल विद रैबीज के अगर डीप बाइट या स्क्रैच हो गया हो, अगर सलाइवा जो इन्फेक्टेड एनिमल्स का वो डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया हो म्यूकस के साथ आईज या माउथ के, या फिर फ्रेश स्किन वूंड अगर आपको हुआ हो और उसमें जो है वो सलाइवा आ जाए, तब भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स में देन यही है। एंड
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से हम अडॉप्ट करेंगे अगर हम डील कर रहे हैं अ पेशेंट विद रैबीज. सो अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो इन केस अ डॉग हैज बाइटन अ मैन, अगर किसी को डॉग ने बाइट कर लिया है, हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने स्क्रब करना है साइड को सोप एंड वाटर से, सही अच्छी तरह से उस साइड को साफ कर लेना है. ठीक है, बिल्कुल क्लीन कर लेना है. वहाँ पे कोई भी अल्कोहल जो है वो हमने या फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो होता है वो हमने वुड पे अप्लाई करना है. रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को हमने अराउंड द साइट ऑफ द बाइट वो भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं. साथ साथ में जो फाइन डोज ऑफ टिश्यू कल्चर वैक्सीनेशन होती है, रेबीज की जो अपनी वैक्सीन आती है ऑफ ह्यूमन डिप्लॉयड रेबीज वैक्सीन होती है, ये हम इसके 5 डोजेस लगाने होते हैं. यानी कि जैसे ही बाइट कर लेता है तो एट अ टाइम हमने फर्स्ट डे पे यानी कि 0 डे पे जैसे ही वो बाइट कर ले उसी टाइम पे लगाना है. देन थर्ड डे पे हम डोज लगाते हैं, 7th डे पे, 14th एंड देन 28. 5 डोजेज जो है ये कंप्लीट करना होता है जब एक्सपोज हो जाते हैं. ठीक है, आफ्टर एक्सपोजर के बाद. ओके, देन ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. केस मैनेजमेंट हम कर सकते हैं. आइसोलेशन करेंगे ऐसे पेशेंट को, एक क्वाइट रूम में हमने प्रोटेक्ट करना है जितना जल्दी हो सके. एक्सटर्नल स्टिमुलाई ना ताकि उसे कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस ऐसा ना मिले जिससे स्पाज्म एंड कन्वल्जन जो है वो उसे हो, तो हमने इसे प्रिवेंट करना है. रिलीव करेंगे एंजाइटी को एंड पेन को बाय यूजिंग सेडेटिव्स हम यूज करेंगे. ठीक है, सेडेटिव्स हम यूज करेंगे ताकि उसका पेन एंड एंजाइटी कम हो जाए. अगर स्पास्टिक मसल कंट्रैक्शन प्रेजेंट है तो हमने उसके लिए ड्रग यूज करनी है मसल को रिलैक्स करने के लिए. मसल रिलैक्सेंस हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एंड पेशेंट केस मैनेजमेंट. इंटेंसिव थेरेपी जो है अगर हम देंगे अगर उसे रिस्पायरेटरी या कार्डिक सपोर्ट की ज़रूरत हो. नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह करनी है, हमने पेशेंट को आइसोलेट करना है दूसरे पेशेंट से ताकि वो जो है बिकॉज ये कंटीजियस डिजीज़ है ताकि दूसरे पेशेंट तक ना फैले. प्रोवाइड करेंगे ऑप्टिमम कंफर्ट देंगे पेशेंट को. डार्क रूम में उसे आइसोलेट करेंगे ताकि उसे कन्वर्जन या स्पाज्म ना हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस कम मिले. हमने अवॉइड करना है बाथिंग रनिंग वाटर इन रूम और नियर द रूम एट हेयरिंग डिस्टेंस. हमने वाटर से पेशेंट को दूर रखना है बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है इन दिस टाइम. सो हमने जो है उसे बाथिंग भी अवॉइड करनी है. रनिंग वाटर जहाँ पे हो वो वाली जगह भी नहीं देनी है. उसके रूम के नज़दीक एट हेयरिंग डिस्टेंस पे भी उसे पानी की आवाज़ भी सुनाई ना दे. इफ आईवी फ्लूइड जो होते हैं ये हमने रैप एंड नीडल शुड बी सिक्योरली एंकर्ड टू अवॉइड डिसलॉजिंग. जो है उसे अच्छी तरह से सिक्योर करना है ताकि वो गलती से डिसलॉज ना हो जाए पेशेंट के उसे, बिकॉज उसे कन्वल्जन्स हो रहे हैं या वो एजिटेटेड है सो उसके वो डिसलॉजमेंट को हमने प्रिवेंट करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट रेबीज कि हमने पढ़ा कि रेबीज क्या होता है. इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, ये हाइड्रोफोबिक भी हम इसे कहते हैं. एंड देन हमने डिफरेंट उसके कॉजेज पढ़ी, स्पेक्टर पढ़ी, उसकी डायग्नोसिस पढ़ी, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ ली. So as a community health nurse, we have to do this nursing management. Then we are able to prevent the spread of the disease. So hope so आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.